नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य संगीत शुक्ला और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 3, यानी कि एपिसोड 1 और 2 के अंदर हमने आपके पास अगर जन्म पत्रिका आती है, चाहे वो आपकी हो या फिर दूसरे किसी व्यक्ति की, तो उसको आपको कैसे देखना है, ये जो 12 जो बॉक्स बताए हुए वो क्या है और 12 राशियाँ कौन सी है, उसके मालिक कौन से, राशि के तत्व क्या होते हैं और राशि के स्वभाव क्या होते हैं, वो सब कुछ चीज़ें हमने 2 एपिसोड में ही कवर कर लिया था। तो अगर आप ये चैनल पर बस पहली बार आए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दोनों वीडियो की लिंक उधर डाली हुई है, तो आप जाकर के चेक करें, ताकि ज्योतिष के इस सफ़र को जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने जा रहा हूँ उसमें आप कहीं पीछे ना रह पाओ। और मैं जिस प्रकार से आपको कुंडली विवेचन करना सिखा रहा हूँ, उससे अगर आप वो स्टेप बाय स्टेप अगर वो फॉलो करोगे तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छे ज्योतिष शास्त्री आप बन ही सकोगे। और लोगों के कल्याण के लिए और खुद के कल्याण के लिए भी आपका आगे का समय कैसा रहने वाला है वो आप बहुत अच्छी तरह से ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जान पाओगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और एपिसोड 3 की चर्चा करते हैं। तो एपिसोड 2 में हमने लास्ट में चर्चा की थी कि ग्रहों का बल हमें कैसे देखना है, वो मैंने एक एस्ट्रो टिप की तरह आपको लास्ट में बताया हुआ था कि ग्रहों की डिफरेंट अवस्था होती है और अवस्था के हिसाब से ग्रहों के पास बल होता है। जैसे कि अगर कोई ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंदर 0 से लेकर के 6 डिग्री तक का है तो समझ लीजिए कि वो बाल अवस्था का है, यानी कि वो बालक जैसा वो बिहेव करेगा और वो सिर्फ और सिर्फ 25% रिजल्ट ही देगा, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, उसी प्रकार वो रिजल्ट देगा। क्योंकि कोई ग्रह 100% अच्छा और 100% बुरा कभी प्रभाव नहीं देता है। अगर कोई ग्रह 6 से 12 डिग्री का होता है तो समझ लीजिए कि वो किशोर अवस्था का है और वो 50% रिजल्ट देगा। अगर कोई 12 से 18 डिग्री तक के बीच का जो कोई ग्रह है तो समझ लीजिए कि वो युवा अवस्था का ग्रह है और वो आपको 100% रिजल्ट देगा। यानी कि अगर आपको जब वो अच्छे परिणाम देने लगेगा तो बहुत ही अच्छे परिणाम देने लगेगा, और जब बुरे परिणाम देगा तो वो बुरे परिणाम में भी आपको बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करवाएगा। अगर कोई ग्रह 18 से 24 डिग्री तक का है तो समझ लीजिए कि वो प्रौढ़ा अवस्था का है और वो 50% ही आपको रिजल्ट देगा। और लास्ट में वृद्ध अवस्था का ग्रह, यानी कि अगर कोई भी ग्रह 24 से लेकर के 30 डिग्री तक का है तो समझ लीजिए कि वो 25% रिजल्ट देगा। यानी कि ग्रह भी हम मनुष्य के जैसे ही हमारी जैसी अवस्था जीवन में आती है, यानी कि बाल अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक के हम जिस तरह से हम अपने काम कर पाते हैं उसी प्रकार से ये ग्रह भी अपने फल आपको देते हैं। तो आज की वीडियो में ये इसके साथ में हम आज से ग्रहों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अवस्था के बारे में तो हमने समझ लिया, अभी ग्रह कौन कौन से होते हैं और कैसे उसको समझना है वो आज हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको फिर से यहाँ पर बता देता हूँ कि ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ हाउस, एथ हाउस, 9th, 10th, 11th हाउस और 12th हाउस। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका बनती है। तो ज़्यादा देर नहीं करते और ग्रहों के ऊपर हम आते हैं। तो अगर ग्रहों की बात करें तो ग्रहों में सबसे पहले आते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव आते हैं जिसको राजा की संज्ञा भी दी गई है, यानी कि ग्रहों का जो फैमिली है उसके अंदर सबसे पहले आते हैं सूर्यदेव और उसको राजा यानी कि किंग भी माना गया है सूर्यदेव को। दूसरे नंबर पे आते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव जो कि आगे उसका कारकत्व क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चंद्र को रानी या फिर माता कहा गया है। आप क्वीन यानी कि रानी भी कह सकते हो और माता भी उनको कह सकते हो। अगर ये सूर्यदेव पिता है तो चंद्रदेव माता है। बाद में आते हैं मंगलदेव। तो ये जो सूर्यदेव जो राजा है उनके किंगडम के सेनापति वो है मंगलदेव, यानी कि मंगलदेव को सेनापति कहा गया है। बाद में आते हैं बुधदेव। तो बुधदेव जो है वो युवराज कहे गए हैं, यानी कि राजा के पुत्र। बाद में आते हैं बृहस्पति देव, यानी कि गुरुदेव। बृहस्पति देव या फिर आप गुरुदेव भी उनको कह सकते हो, वो है देवगुरु, यानी कि राजा को जो भी आचार्य रहते हैं, जो अच्छे से उनको जो भी गाइडेंस देना हो वो देते हैं, वो है गुरुदेव।
बाद में आते हैं शुक्रदेव यानी कि शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जो थे वो दानवों के गुरु थे, तो उनको दानव गुरु भी कहा गया है। वो भी गुरु है लेकिन वो दानवों के गुरु है। बाद में आते हैं शनिदेव। शनिदेव भी युवराज ही है, लेकिन आप सभी लोगों ने वो दंत कथा पढ़ी होगी कि शनिदेव सूर्य देव के ही पुत्र थे, लेकिन उनकी जो दूसरी पत्नी थी संज्ञा, उनके पुत्र थे। और शनिदेव जो है वो युवराज के साथ में उनको न्यायाधीश भी कहा गया है, क्योंकि उनके फल वो न्याय करते इसलिए उनको न्यायाधीश कहा गया है। बाद में आते हैं राहु देव और केतु देव। राहु और केतु नाम के कोई ग्रह असल में है ही नहीं, वो कभी भी ब्रह्मांड में दिखते नहीं है, लेकिन जब भी सूर्य की छाया पृथ्वी पर होती है और चंद्र की छाया भी पृथ्वी पर आती है, तब उत्तर और दक्षिण ध्रुव के ऊपर जो छाया आती है उसके हिसाब से उसे राहु और केतु का नाम दिया हुआ है। तो अगर केतु की बात करें तो केतु एक सन्यासी है, उसके जो भी कारकत्व है वो सन्यासी जैसे ही है, उसको ये सब मोह माया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर राहु की बात करें तो आपने जैसे पुराने फिल्मों में बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि एक कैरेक्टर आता है जिसको हम रॉबिन हुड कहते हैं, तो इसको हम कहीं ना कहीं रॉबिन हुड भी कह सकते हैं, क्योंकि राहु का कार्य ऐसा है कि जो लोग, रॉबिन हुड का काम क्या था कि जो लोग लोगों के साथ में गलत करके अपना फायदा सबसे पहले देखते हैं, तो वो लोगों से यानी कि वो उद्योगपतियों से, वो बड़े लोगों से पैसे चुरा करके रॉबिन हुड क्या करता था कि गरीबों में बांट देता था। तो राहु का काम भी कुछ इस प्रकार ही है कि अगर राहु की दृष्टि अगर आपके ऊपर आ गई तो वो अगर आपके कार्य अच्छे नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ जुगाड़ से कुछ पैसों का बंदोबस्त कर रहे हो या फिर किसी के साथ में कुछ गलत करके पैसों का या फिर किसी भी चीज़ का अगर गलत बंदोबस्त कर रहे हो, तो रॉबिन हुड यानी कि राहु देव की दृष्टि आपको कहीं ना कहीं नीलाम कर देगी, यानी कि आपको अर्श से फर्श पर भी राहु देव ला सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रह होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु यानी कि बृहस्पति देव, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इस प्रकार से ग्रह होते हैं। अभी कौन से ग्रह को कौन सी राशि दी गई है वो मैंने आपको पहले से बताया हुआ ही है। तो ये ग्रहों की अलग अलग दृष्टियां भी दी गई है। देखिए, कोई भी ग्रह जहां पर भी बैठा है उससे सप्तम भाव पे अपनी दृष्टि करता है। यानी कि अगर मैं कुंडली में आपको बताऊं तो अगर यहाँ पर सूर्य देव विराजमान है तो यहाँ से सप्तम यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव पर सूर्य देव की दृष्टि रहेगी। यानी कि सूर्य देव ये घर के साथ में ये घर के रिजल्ट भी है उसके ऊपर भी वो इंटरफियर करेंगे ही करेंगे। जो ग्रह यहाँ पर विराजमान है उसके ऊपर भी सूर्य देव की दृष्टि रहेगी। इसी तरह से अगर कोई ग्रह यानी कि बुध देव अगर यहाँ पर विराजमान है या फिर मंगल देव यहाँ पर विराजमान है, जैसे कोई भी ग्रह यहाँ पर है तो उसकी भी सप्तम दृष्टि यहाँ पर रहेगी ही रहेगी। इसलिए सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि रहती है, वो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि वो जो घर में विराजमान है उससे एक ज़्यादा उनकी दृष्टि रहती है। लेकिन उसमें से भी 3 ग्रह ऐसे हैं जिसको अलग से दृष्टियाँ दी गई, यानी कि मंगल देव, गुरुदेव और शनिदेव। ये 3 ग्रहों को एक्स्ट्रा दृष्टि दी गई, यानी कि मंगल देव को सप्तम के साथ में चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि, और गुरुदेव को सप्तम के साथ में पंचम और नवम दृष्टि, और शनिदेव को सप्तम के साथ में तीसरी और 10वीं दृष्टि। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि अगर मंगल देव की बात करें तो मंगल देव अगर यहाँ पर विराजमान है तो वो सप्तम दृष्टि तो यहाँ पर करेंगे, लेकिन साथ में चतुर्थ और अष्टम दृष्टि भी वो कर रहे, इसलिए यहाँ से चतुर्थ भाव यानी कि ये 1 2 3 4 चतुर्थ भाव, और यहाँ से अष्टम यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8वें भाव के ऊपर भी वो दृष्टि करेंगे। 8वें भाव के ऊपर भी वो अपना असर दिखाएंगे, उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर भी दिखेगा। ये हो गई मंगल देव की बात। मैं आपको लग्न भाव से यानी कि प्रथम भाव से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बहुत इसीलिए तरीके से उसको समझ सके। अब बात करते हैं गुरुदेव की। अगर यहाँ पर गुरुदेव विराजमान है सो यहाँ से सप्तम भाव के ऊपर तो वो दृष्टि करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ से पंचम यानी कि 1 2 3 4 और 5 यहाँ से पंचम भाव के ऊपर भी गुरुदेव अपनी दृष्टि करेंगे।
उनका जो भी कारकत्व है जो ये पंचम भाव के ऊपर है उनके ऊपर वो असर करेंगे ही करेंगे। अभी दूसरी दृष्टि है उनकी नवम दृष्टि, यानी कि पंचम से फर्स्ट हाउस से नवम भाव के ऊपर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ से आएगी उनकी नवम दृष्टि। यानी कि देखिए गुरुदेव सिर्फ ये हाउस को ही इन्फ्लुएंस नहीं करे, साथ में 1 2 3 और 4 भाव को एक साथ में उनकी असर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं शनिदेव के ऊपर। तो शनिदेव को भी मंगल और गुरु की तरह 3 दृष्टियां दी गई है, यानी कि शनिदेव जो है यहाँ पर अगर विराजमान है तो यहाँ से 7वीं दृष्टि तो यहाँ पर उनकी है ही, लेकिन अगर वो तीसरी और 10वीं दृष्टि की बात करें तो तीसरी यानी कि यहाँ से 1 2 और 3, तो यहाँ से तीसरे भाव के ऊपर भी वो नज़र करेंगे और यहाँ से 10वां भाव यानी कि यहाँ पर भी शनिदेव दृष्टि करेंगे। तो ना केवल फर्स्ट हाउस लेकिन 1 3 7 और 10 ये 4 भाव के ऊपर वो प्रभाव करेंगे। अभी मैंने आपको लग्न के ऊपर से समझाया, मान लीजिए कि यहाँ पर शनिदेव को दूसरी जगह पर देखते हैं। अगर शनिदेव विराजमान है यहाँ पर, तो अगर यहाँ से अगर तृतीय दृष्टि देखें तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड और तृतीय, यानी कि तृतीय भाव यहाँ पर है, इसलिए थर्ड हाउस यहाँ पर आने की वजह से यहाँ से उनकी तृतीय दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और यहाँ से 7th 1 2 3 4 5 6 और 7 7th इससे हुआ यहाँ पर ये, तो 9वें भाव के ऊपर भी उनकी 7वीं दृष्टि होगी और यहाँ से 10वीं दृष्टि यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 12वें भाव होता है 10वां घर, इसलिए 10वीं दृष्टि शनिदेव की यहाँ रहेगी। तो इसी के कारण आप सभी लोगों ने सुना होगा कि मंगल गुरु और शनि जब भी अपना गोचर में राशि परिवर्तन करते हैं तो एक साथ में आप देखिए कि कितने सारे घर को और वो घर के अंदर कौन सी राशि है वो राशि को भी वो इफेक्ट करती है। इसलिए ये 3 ग्रहों का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव भी ये 3 ग्रहों की वजह से आते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राहु और केतु की भी पंचम और नवम दृष्टि होती है। हाँ होती है, लेकिन वो हम बाद में समझेंगे क्योंकि अभी बेसिक तरीके से हमें बस मंगल गुरु और शनि की 3 दृष्टियाँ देखनी ही जरूरी है। अब हमने समझ लिया कि ग्रह कौन से है, ग्रह की दृष्टियाँ कौन सी है। आप लोगों ने पहले से तो समझा हुआ ही है कि राशि के मालिक कौन से है। तो आज मैं आपको एक एस्ट्रो टिप की तरह एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ। तो ये एग्जाम्पल की वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे जन्म पत्रिका का विवेचन करना है। ठीक है, तो अब तक जो हमने समझा है वो सब कुछ बेसिक था, लेकिन अभी हम जाने वाले हैं जन्म पत्रिका के ऊपर। तो जन्म पत्रिका के ऊपर जब भी जाते हैं तो मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का अगर हॉरोस्कोप आप ओपन करते हैं तो अगर वो किसी भी राशि का मतलब लग्न में कोई भी राशि लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि यहाँ पर वृश्चिक राशि है तो यहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा, तो 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गया। तो लग्न का महत्व बहुत सबसे महत्वपूर्ण होता है। लास्ट एपिसोड में आपको मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप फिर से जाकर के वो एपिसोड देख लीजिए। तो लग्न का महत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर 8वें नंबर की राशि, 8वें नंबर की राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का मालिक है मंगल देव। तो समझ लीजिए कि ये जिस भी जातक की जन्म पत्रिका है वो जन्म पत्रिका के लग्न के मालिक यानी कि लग्नेश हुए मंगल देव। और मंगल देव जो भी है वो जन्म पत्रिका के होल एंड सोल, वो ये जातक को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उनका महत्व बहुत ही बढ़ जाएगा। क्योंकि लग्न के हिसाब से जो फर्स्ट हाउस रहता है वो सब कुछ हमारे चरित्र के बारे में, हमारा रूप रंग, हमारा स्वभाव, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा आत्मसम्मान सब कुछ कैसा रहेगा वो ये बताता है। इसीलिए लग्नेश की बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। अभी ये आपने देख लिया कि लग्नेश यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी कि ये व्यक्ति के जीवन में मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण है, मंगल देव। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा भाव अगर देखते हैं तो दूसरे भाव में आती है गुरुदेव की धनु राशि। तो धनु राशि के मालिक जो है वो बृहस्पति देव है, गुरुदेव है। तो जब भी बात आती है पैसों की या फिर संचित धन की या फिर फैमिली की,
तो गुरुदेव का आपको विचार करना ही करना है ये व्यक्ति के लिए। इसी प्रकार से जब भी बात आएगी थर्ड हाउस की, तो 10वीं राशि यानी कि मकर राशि, तो शनिदेव बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर करेंगे। फोर्थ हाउस के अंदर है कुंभ राशि, तो यहाँ पर भी शनिदेव बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिफ्थ हाउस के अंदर है 12वीं राशि यानी कि मीन राशि, यानी कि गुरुदेव जो है वो ये राशि के लिए पंचम भाव के जो भी कारकत्व है उसके लिए ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। सिक्स हाउस में है मंगल देव की फिर से मेष राशि, तो यहाँ पर भी सिक्स हाउस की जब भी बात आएगी तो मंगल देव को आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। सेवंथ हाउस की बात करते हैं, सेवंथ हाउस में वृषभ राशि, तो यहाँ पर आएंगे शुक्र देव की वृषभ राशि है, तो इसी के कारण सातवें भाव यानी कि आपकी पत्नी का भाव, आपके पति का भाव, आपके पार्टनर का भाव, जब भी आप ये डिस्कस मतलब सोचोगे तो आपको शुक्रदेव और शुक्रदेव के कारकत्व और साथ में सप्तम भाव के कारकत्व को साथ में आपको मिला करके आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कुंडली विवेचन में। आगे बढ़ते 8th हाउस के अंदर मिथुन राशि यानी कि बुध देव की, तो बुध देव की यहाँ पर बात आएगी। 9th हाउस में यानी कि भाग्य के भाव में चंद्र देव की कर्क राशि है। 10th हाउस में यानी कि हमारे व्यापार के, हमारे नौकरी धंधे के, कर्म के, कार्य के भाव के अंदर विराजमान है सूर्य देव की सिंह राशि, यानी कि सूर्य देव यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 11th हाउस लाभ भाव के अंदर है बुध देव की कन्या राशि, और लास्ट में 12th हाउस के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे के भाव के अंदर है शुक्र देव की तुला राशि। तो आपको ये सभी ग्रहों को राशि के हिसाब से तो देखने, कहीं भी ये ग्रह कहीं भी विराजमान है वो आपको नहीं देखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी राशि कहाँ पर है, वो राशि को देखने के बाद में ही आपको आगे स्टेप बढ़ना है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में समझने वाले हैं। तो आज के एपिसोड में मैंने आपको कौन से ग्रह होते हैं, किस प्रकार से उनकी अवस्था होती है, कौन से ग्रह की कितनी दृष्टि होती है और कौन से 3 ग्रह उनकी एक्स्ट्रा दृष्टियाँ रहती है, उसके बारे में मैंने आपको समझाया। और एक एग्जाम्पल चार्ट भी मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से आपको कौन सी राशि कौन से भाव में, उसके हिसाब से आपको राशि मालिक स्वभाव और उसके तत्व के और स्वभाव और तत्व के हिसाब से आपको कुंडली विवेचन करना है। तो ये जो 3 एपिसोड है उसमें आपने ज्योतिष शास्त्र का 5 to 10% समझ लिया है। आप जितना ये वीडियो को देखोगे, जितना आप उसको रिपीट करोगे, तो उतना आपका बेस पक्का होगा और आपको आगे के वीडियोस में कुंडली विवेचन करने में और मजा आएगी। तो अगर आपको मेरा ये आपको समझाने का तरीका अगर पसंद आ रहा है तो ये वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो को मैं आगे बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकूं और सब लोगों को हमारे जो ऋषि मुनियों ने वैदिक ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान दिया हुआ है वो सभी लोगों को पहुंचा सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम आगे ही इसके आगे का जो स्टेप्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे और ग्रहों की आपको डिग्री कैसे देखनी है और वो कैसे समझना है, वो मैं आपको सॉफ्टवेयर यानी कि मोबाइल सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बस मैं आपको यही विनती करता हूँ। ओम नमः शिवाय।